नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे बेटा। और जो काम आपको दिया जा रहा है आप उसे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट अगर आपको आता है बेटा तो आप उससे कंसर्न टीचर से, जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है उससे फ़ोन पे या आप व्हाट्सएप पे अपने डाउट डालकर पूछ सकते हैं। आशा करते हैं बेटा आप सब स्वस्थ होंगे अपने घर में। और जो काम आपको दिया जा रहा है बेटा, ये जो वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है, बड़ी मेहनत का ही काम है। हर टीचर बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, इसमें 100% एफर्ट लगा रहा है और इसमें समय भी जो काफ़ी व्यतीत होता है, तो आप उस चीज़ की भी चिंता ना करें, अपना निरंतर पूरा देने की कोशिश करें। जितना एफर्ट्स आपसे लगता है उतना लगाएं। समय भी यही डिमांड करता है कि भी जितनी भी नई चीज़ें हैं समय के साथ ही, बदलाव के साथ ही विकसित होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि भाई डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी हम पौधे के अंदर कैसे बना सकते हैं। कुछ डिजीज के नेम भी हमने पढ़े थे, भी कौन सी किस कैटेगरी की डिजीज पौधे को अफेक्ट करती है। इसके साथ साथ हमने ये देखा था किस स्टेप्स के आधार पर हम डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी बना सकते हैं। हमारे पास कौन से तरीके हैं डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी बनाने के, ठीक है। इस आधार पर हम बड़े अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं बेटा। रिसर्च फील्ड जो होती है उसमें एग्रीकल्चर में बहुत बड़े स्कोप आप उभर कर आ रहे हैं। मैंने देखा है लोगों को अभी फिलहाल पिछले कुछ 4 से 5 सालों के दौरान ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ते हुए, नए तरीके सीखते हुए भी फसलों के पैदा करने की मल्टी लेयरिंग क्रॉपिंग कर रहे हैं। तो ये सब उन्होंने सीखा है, उसको इजाद कर रहे हैं वो, ठीक है, ताकि पैदावार भी बढ़े और किसान की आय भी ज्यादा बढ़े, ठीक है। जो भी आप में से इंटरेस्टेड है एक कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए, मैं तो चाहूंगा सभी बने, क्योंकि देश पहले ही कृषि प्रधान देश है। तो किसान को जितना ज्यादा उठाया जाएगा देश उतनी ज्यादा प्रगति करेगा, ठीक है। क्योंकि फिलहाल इस समय तो जब सारी चीजें बंद है तो आपके घर का जो अनाज है वो किसान की मेहनत से ही आया है, ठीक है बेटा। तो फर्दर हम आगे ना करते हुए लेट्स स्टार्ट अवर ई क्लासेस। तो आज की जो हमारी मेन टेबल है वो एनसीईआरटी की टेबल 9.1 टेबल है बेटा। और ये जो एनसीईआरटी की 9.1 टेबल है ये 174 पेज पे है। एनसीईआरटी जैसे मैं कहता हूँ आप अपने पास लेकर बैठे रहें और साथ से साथ इसको देखते रहें। आज इस टेबल के साथ साथ कुछ और भी इसमें एक्स्ट्रा चीजें आपको बताएंगे। ये जो टेबल है ये टेबल उन हाइब्रिड ब्रीड की है जो हमने बनाई है। कैसी? डिजीज रेजिस्टेंस बनाई है, ठीक है। तो कौन सी वैरायटी डिजीज रेजिस्टेंस है, किस डिजीज के लिए, उस डिजीज में नॉर्मली होता क्या है, उसके बारे में कुछ मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा इसमें बताऊंगा। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो हमारी टेबल है उसमें हमारे पास डाला हुआ है क्रॉप, मतलब फसल, कि भाई यहां पर फसल के नाम लिखेंगे। अगला जो हमारे पास है बेटा वो है वैरायटी, और वैरायटी के बाद तीसरा कि ये जो वैरायटी है हमारे पास किस क्रॉप की, कौन सी वैरायटी, इसका नेम आएगा। और ये जो वैरायटी है ये हमारे पास किस डिजीज के लिए रेजिस्टेंस है, डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है, किस डिजीज के लिए रेजिस्टेंस है। तो बेटा ये टेबल जो है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आप ये कह सकते हो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बहुत बनता है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बड़ी आसानी से उठाकर बनाया जा सकता है। पेपर पैटर्न में पेपर 5 एमसीक्यू आए थे बेटा, तो एमसीक्यू उठाकर बड़ी आसानी से पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्रॉप का नाम है, फसल है हमारी बेटा व्हीट, गेहूं। और इस फसल की जो हमारे पास वैरायटी है, किस्म है, उसका नाम है हिमगिरी, हिमगिरी, ठीक है। और ये जो हिमगिरी वैरायटी है गेहूं की, ये किससे रेजिस्टेंस है? इट इज रेजिस्टेंस टू लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, साथ साथ हिल बंट। ये 2 बीमारियां हैं बेटा, हिल बंट, हिल बंट को यूरोपियन बंट या कॉमन बंट भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे।
याद करने का एक छोटा सा भी तरीका है, हिल बंट एच हिमगिरी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, रस्ट आ गया तो बेटा फंगल डिजीज है, हिल बंट भी फंगल डिजीज है, दोनों ही फंगल डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस है हिमगिरी। और इस लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें गेहूं की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पर छोटी छोटी गांठें बन जाती, बहुत छोटी छोटी गांठें, पस्ट्यूल बन जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं ये जो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट है, इसमें जो कंडीशन क्या है कि लीफ में और स्ट्राइप पत्ती का जो बड़ा भाग होता है, ठीक है, उसका जो पहना हिस्सा होता है उस पहने हिस्से के आसपास और पत्ती पर, ठीक है, या और पत्ती का वो जुड़ने वाला जो हिस्सा टहनी से जुड़ता है, स्टेम से जुड़ता है, वो स्ट्राइप, उस पर आपके पस्ट्यूल हो जाते हैं। पस्ट्यूल छोटी छोटी गांठें, कैसे जैसे छोटी फुंसी हो जाती है, इस तरीके से उठा भाग हो जाता है। शुरुआत में इस पस्ट्यूल का रंग होता है येलो, फिर धीरे धीरे जैसे ये पस्ट्यूल मैच्योर होता है इसका रंग होता है ऑरेंज। तो कैसा हो गया, येलो टू ऑरेंज। कैसा हो गया बेटा, येलो टू ऑरेंज, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे ये सूखेगा, ड्राई होगा, तो ये ऑरेंज टू ब्राउनिश होता है और फिर पूरे चटके से और थोड़ा सा पाउडरी नेचर उस हिस्से पर फैल जाता है। इससे बड़ा नुकसान होता है फसल को। अगर मेनली हम बात करें तो इस केस में वो जो हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है। लीफ तो मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, तो पैदावार तो घटेगी ही घटेगी। तो उनके प्रति, इस बीमारियों के प्रति हमने इस हिमगिरी वैरायटी को विकसित किया है और ये वैरायटी गेहूं की है। अगली चीज जो हम चलेंगे वो हमारे पास दूसरी जो बेटा क्रॉप है, ये मैंने नंबर 1 डाल दिया, ये मैंने आपका नंबर 2 डाल दिया। तो दूसरी क्रॉप ब्रेसिका, ब्रेसिका मेनली आप कह सकते हो सरसों वाली वैरायटी है, ठीक है। ब्रेसिका में हमारे पास जो फसल है ब्रेसिका की, उसमें हमारे पास वैरायटी है पूसा स्वर्णिम, इसे करण राई भी कहा गया है, करण राई, ठीक है। जैसे अपनी राई कह देते हैं, राई सरसों, मतलब हमारे तो लिए अलग है, भी राई अपने डालते हैं, वो थोड़ी सी ब्राउनिश होती है, लेकिन सामान्य भाषा में राई में वो सरसों के दाने भी इंक्लूड होते हैं। तो करण राई, पूसा स्वर्णिम, और ये जो बीमारी से रेजिस्टेंस है उसका नाम है व्हाइट रस्ट। आपने देसी भाषा में सुना होगा भी धोलिया लग गया सरसों में, पाउडरी नेचर होगा, धोला धोला सा भाग हो गया, सफेद हो गया, तो व्हाइट रस्ट दैट इज वो है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना, आगे आप जो भी वैरायटी पढ़ोगे उसमें आपको स्टार्टिंग में प्रीफिक्स जो आगे वर्ड लगते हैं वो पूसा मिलेंगे। तो इसके पीछे का एक कारण बताता हूं मैं, क्या है बेटा पूसा वाला। पूसा का यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, पूसा क्यों लिखा गया, आगे पढ़ोगे पूसा सदाबहार, ठीक है, ऐसे और भी वैरायटी आप लगातार पढ़ते चलोगे। तो पूसा क्यों लगा, पूसा ये सब में कॉमन क्यों है। पूसा का मतलब क्या है पहले समझना, कि हमारे देश में एक इंस्टीट्यूट है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये इंस्टीट्यूट है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये BSc और MSc भी करवाता है, PhD भी यहाँ से परफॉर्म होती है, IARI। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये न्यू दिल्ली के अंदर है बेटा, धौला कुआं पे जो गोल चक्कर है वहां पर इंस्टीट्यूट है। अब धौला कुआं जाओगे तो धौला कुआं में एंट्री करते गोल चक्कर पे है, किसी को भी देखना हो तो ऑन रोड जाते वक्त भी देख सकता है। IARI न्यू दिल्ली, ठीक है। पूसा का मतलब है कि जी जहां पर भी पूसा वर्ड लग गया वो वैरायटी हमारे देश के इस संस्थान ने विकसित की है। अब इस संस्थान की अगर हम बात करें तो इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1906 में, और उस समय इसका नाम था पूसा। उस समय इस संस्था का नाम, ठीक है, संस्थान का नाम क्या था, पूसा था। पूसा क्यों था, पूसा बिहार के अंदर एक टाउन है, बिहार में एक कस्बा है पूसा, वहां पर ये पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सेटअप किया गया था 1906 में, ठीक है बेटा। 1906 से 1936 में इसे दिल्ली लाया गया और वहां पर इसको IARI नाम दिया गया 1936 में। कारण क्यों लाया गया 1906 से 1936 में, 30 साल वहां तक रहा। कारण बताते हैं, 1934 में 1934 में अर्थक्वेक आया था बेटा, ठीक है, और अर्थक्वेक के कारण जो पूसा हिस्सा था
ठीक है, जो कस्बा था वो बहुत ज्यादा नष्ट हो गया और वहां पर इस इंस्टीट्यूट को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, पूसा इंस्टीट्यूट को। तो वहां से फिर इसको माइग्रेट करके इसका सेटअप कर दिया गया दिल्ली के अंदर। इसे पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, उसे IARI भी कहते हैं। इसलिए पूसा जो वर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा उसका मतलब ये है कि ये वैरायटी हमारे देश के इस इंस्टीट्यूट ने बनाई है। तो इसके पीछे की जो स्टोरी थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब मैं इस व्हाइट रस्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। जिसका आपको पता चले, आपके पेपर में इतना ज्यादा ब्रॉड करके आने की जरूरत नहीं, एक नॉलेज है तो आपको बनी रहे, वो बहुत अच्छी बात रहेगी बेटा, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है कि जो व्हाइट रस्ट है उसमें सिम्टम्स क्या है। क्लोरोसिस होता है। क्लोरोसिस जानते हैं, क्लोरोसिस का मतलब है क्लोरोफिल का डैमेज हो जाना, क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। और क्लोरोसिस मेनली कहां पर होगा, लीफ के सरफेस पे, लीफ के सरफेस पे क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ, ठीक है, छोटे छोटे व्हाइट दाने, ब्लिस्टर, व्हाइट ब्लिस्टर, छोटे छोटे सफेद दाने आपको, एक ये कह सकते हो छोटी छोटी ऐसे फुंसी टाइप में छोटे छोटे व्हाइट दाने आपको लीफ के नीचे वाली साइड में देखने को मिलेंगे, अंडर साइड। मैं इस व्हाइट रस्ट के केस में जो होता है वो बता रहा हूं बेटा आपको, ठीक है। स्टेम्स पर भी देखते हैं इसी केस को, व्हाइट ब्लिस्टर, छोटे छोटे दाने स्टेम पर भी हो जाते हैं और रूट में स्वेलिंग हो जाती है बेटा, रूट वाला भाग है वो सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहां पर, ठीक है। और इन सब के कारण क्या होता है, फ्लावर प्रॉपर नहीं बनता, डीफॉर्म्ड, फ्लावर की प्रॉपर शेप नहीं बनती, फ्लावर डीफॉर्म्ड फ्लावर, ट्विस्टिंग, वो हिस्सा मुड़ जाता है, ऐसे ट्विस्ट कर जाता है। और बेटा सीधी सी बात है, जब इतना नुकसान हुआ है, साथ ही साथ अगर वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में है तो स्टेरिलिटी भी लेकर आएगा। इतना नुकसान है तो फिर पैदावार नहीं होगी उस हिस्से की पर्टिकुलर की, वो पौधा पैदावार नहीं देगा, वो भाग रिजल्ट नहीं देगा। तो ये आपने देखा व्हाइट रस्ट के अंदर, अगर हम इस वैरायटी का यूज करते हैं तो उसे व्हाइट रस्ट नहीं होता। और इसमें क्या क्या हुआ ये सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। अगली हमारे पास जो क्रॉप चलती है बेटा वो चलती है कॉलीफ्लावर, ठीक है। कॉलीफ्लावर, कैबेज, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ठीक है। तो कॉलीफ्लावर की हमारे पास जो वैरायटी है, ठीक है, वो है पूसा सुब्रा और पूसा स्नोबॉल केवन जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। पूसा सुब्रा, पूसा स्नोबॉल केवन, ठीक है बेटा, ये वैरायटी आपके पास अवेलेबल है। और डिजीज रेजिस्टेंस की बात करें तो ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लैक ब्लाइट, ब्लैक रॉट ही लिख देता हूं, वो हिस्सा पूरा काला पड़ जाता है, वो मुड़ जाता है, ट्विस्ट कर जाता है, पाउडरी उसका नेचर हो जाता है, तो फूल के अंदर पूरा विकास नहीं होता। कॉलीफ्लावर के अंदर बीमारी जो है ब्लैक रॉट डिजीज बेटा बैक्टीरियल है, रस्ट जहां पर आ जाए फंगल है, समझ में आएगा। रॉट का ध्यान रखेंगे, ब्लैक रॉट पीछे भी आया था, ठीक है, बैक्टीरिया के केस में हमने पढ़ा था। तो कॉलीफ्लावर में दो अच्छी वैरायटी हमारे पास मौजूद है, पूसा सुब्रा, पूसा स्नोबॉल केवन, जो ब्लैक रोट के प्रति रेजिस्टेंस रखती हैं। किसके प्रति बेटा, ब्लैक रोट के प्रति रेजिस्टेंस रखते हैं। अब मैं अगली जो वैरायटी लिख रहा हूं वो आपकी काउपी की है। काउपी को हिंदी में लोबिया कहते हैं, लोबिया, ठीक है। अगर किसी ने एक व्हाइट सा सोयाबीन टाइप का दाना होता है, ऐसे छोटा होता है, सोयाबीन से वो छोटा होता है, इस तरह का व्हाइट सा, और उसके इस पार्ट पर ब्लैकिश कलर होता है, इस कलर का आपका ऐसा, इस साइज तरह की शेप का आपका ये लोबिया काउपी होता है, ठीक है बेटा। और ये एक अच्छी फसल है। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो ये आपके नॉर्दर्न जो हिलीज एरियाज है वहीं तक ये रेस्ट्रिक्टेड है, वहां पर ज्यादा बोया जाता है ये, ठीक है। काउपी है,
एक प्रकार से प्रोटीनियल फसल है। तो पूसा कोमल, मैं इसको याद ऐसे करता हूं भी, गाय जो हमारी देसी गाय होती है, कभी आप उसके शरीर पर हाथ फेरना, बड़ा मुलायम सा कोमल सा नजर आएगा। तो काऊ कोमल, समझ गए, पूसा ही लगाना है। तो काउपी की वैरायटी पूसा कोमल, ठीक है बेटा। ये जो काउपी की वैरायटी है पूसा कोमल, ये वैरायटी आपकी बैक्टीरियल ब्लाइट से, किस डिजीज से? बैक्टीरियल ब्लाइट से बेटा। अगर नीचे ना दिखाई दे तो आप एनसीईआरटी में सुन सकते हैं, देख सकते हैं इस वर्ड को। बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। इन चीजों के बारे में आप थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप नेट पे डाल लें इस वैरायटी का नाम, आपको वहां पे थोड़ी सी डिटेल मिलेगी, इमेज मिलेगी, वीडियोस भी होते हैं भाई, इस वैरायटी को बोएं, इसके ऐसे रिजल्ट हैं, इसमें इतना एफर्ट डालते हैं तो इसमें इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये हम देख रहे हैं। तो हमारी जो टेबल है उसका मेन मोटिव क्या है कि एक तो ये टेबल हमारी याद हो जाए, किस डिजीज को कैसे क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए हम 2 से 3 डिजीज को ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो 1-2 जो लेफ्ट होगी उसमें हम आसानी से उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे, निकाल देंगे। जैसे हमने यहाँ पर व्हीट की हिमगिरी का हिलब्लेंड से निकाल लिया, ठीक है। ब्रेसिका स्वर्णिम तरन राई है, व्हाइट रस से हो जाएगा, ठीक। काउपी का कोमल से हो जाएगा। और अगली जो हम कहते हैं भाई, लास्ट जो हम यहाँ पर वैरायटी हम लिखेंगे, जो क्रॉप की लिखेंगे बेटा, वो हमारे पास चिली की है, मिर्च की है, चिली। समझ में गया? तो चिली की जो वैरायटी हमारे पास है, मिर्च की जो वैरायटी हमारे पास है बेटा, ठीक है। वो तो ठंडा वाला चिली लिख दिया भाई। पूसा सदाबहार, तो भाई मिर्च सदाबहार है, हर साल हर मौसम में मिर्च नहीं रहे, आपको अवेलेबल होती ही रहेगी, ठीक है। कम नहीं होती, कभी भी बोलो, मिर्च का सीजन बना ही रहता है। तो पूसा सदाबहार जो आपके पास वैरायटी है बेटा, ठीक है, हाँ सदाबहार, पूसा सदाबहार वैरायटी आपके पास मिर्च की है, ठीक है। और ये वायरल डिजीज है भाई, चिली मोज़ेक वायरस, मोज़ेक वायरस, इससे प्रोटेक्टेड है। इसमें नॉर्मली डिजीज में होता क्या है कि मिर्ची के जो पौधे होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं, उनके आसपास छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं, काले काले से धब्बे बन जाते हैं, मोज़ेक पैटर्न, वहां पर पर्टिकुलर हिस्सा टिश्यू का डैमेज भी हो जाता है, तो फिर वहां से फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता। तो चिली मोज़ेक, इसके साथ साथ टोबैको मोज़ेक, टोबैको मोज़ेक और लीफ कर्ल, पत्ती का मुड़ जाना, इन बीमारियों से पूसा सदाबहार की मिर्च, आपकी जो सदाबहार मिर्च है पूरे सालाना अवेलेबल रहती है। तो ये पूसा सदाबहार वैरायटी चिली की इन बीमारियों से रेजिस्टेंस है। तो इस पूरी टेबल के अंदर हम क्या देखते हैं? इस पूरी टेबल में हम केवल वैरायटी के बारे में, उसके डिजीज सिम्टम्स कुछ उसके, और उनको कैसे याद करना है, ये हमें अच्छे तरीके से शॉर्ट आउट करना है। एक बार पेज लेके खुद की भी ट्रिक बना ले, है बेटा। पेज लेके एक बार लिखना स्टार्ट कर दे, मान लीजिए 5 है, 2 ही लिखी जाए तो याद रहेंगी कम से कम। फिर देख लें कि भी कहाँ गलती की है, क्या डिजीज आना था, क्वेश्चन शॉर्ट आउट कर लें। क्वेश्चन कई बार क्या होता है, जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन में कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स वाला सिस्टम हो जाता है, जैसे इसका एक भाग हटा दिया, इसका यहाँ से हटा दिया, तो किसमें क्या भरना है वो भरने वाला फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है, देखने के लिए भी बच्चे को याद है या नहीं है, हैं? तो इस तरीके से प्रयास कर लें। 1-2 बार आप लिखकर देखेंगे टेबल को तो आसानी से याद हो जाएगी। और बेटा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सीधी सी बात है। जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे, उतना ही बेहतर आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक था वो मेनली इसी बात पर था, आपको केवल एनसीईआरटी की टेबल याद करनी है। इतना इसमें पेपर में जो मैंने बताया है कि पूसा का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, ये क्या सिम्टम्स रखती है, वो करने की जरूरत नहीं। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में है भी आपके आसपास सामान्य पौधों में बीमारियां होती हैं। तो बीइंग ए बायोलॉजिकल स्टूडेंट आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि भी यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस टेबल को बेटा अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, ऐसी और भी टेबल आपके पास आएंगी, ठीक है। ये चैप्टर जो है इसमें 1 से 2 से 3 टेबल ऐसे बनती हैं, ठीक है। एक टेबल और भी आपके पास इस तरीके से आएगी। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट है
तो मुझसे पूछिएगा। और बेटा अगला जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कन्वेंशनल और म्यूटेशनल ब्रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट इस तरीके से टॉपिक को हम पूरा करते चलेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से टॉपिक को तैयार करना है। खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।